मैम आपका हार्दिक स्वागत है। मैं शंकर धीमा। आज हम पहुंचे थे गांव डाबड़ा में और आपको बताऊं कि आज हमारी मुलाकात हुई थी चंद्रा सातरोल से, जो आपको बताऊं कि 25 जून से लेकर 15 जुलाई तक पर्यावरण बचाओ तहत आपको बताऊं कि पौधे लगा रही है। और बरवाला हल्के के अंदर 11,000 पौधे लगाने का आपने जो निर्णय लिया वो तो काबिल तारीफ है। मैं बताऊं कि मैम आपको पता कि आज पर्यावरण को बचाने के लिए कोई भी संगठन या संस्था आगे नहीं आ रही, तो आपके मन में ये कैसे आया कि ये चीज़ अभी समाज को सख्त जरूरत है, क्योंकि बीमारियाँ बहुत फैल चुकी हैं? जी, क्योंकि हमारा क्लाइमेट चेंज जो है, जलवायु परिवर्तन की वजह से जो लोगों को प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ रही हैं, स्पेशली किसानों को। आपने देखा होगा कि पिछले टाइम में इतनी जो फसलें वो ख़राब नहीं होती हैं, पर अब ज़्यादा फसलें ख़राब होती हैं। इसका रीज़न क्या है? क्लाइमेट चेंज, कि बिन मौसम बारिश हो रही है, गर्मी में ओले पड़ रहे हैं या बहुत ही भयंकर गर्मी पड़ रही है। तो जब तक हम प्रकृति की तरफ ध्यान नहीं देंगे तब तक पर्यावरण प्रकृति हमारे बारे में नहीं सोचेंगे। और ये एक बैलेंस बना के रखना बहुत ज़रूरी है। ये ग्रीन हाउस इफेक्ट की वजह से, क्लाइमेट चेंज की वजह से बहुत सारी बीमारियां भी आ रही हैं, बहुत नुकसान भी हो रहा है। तो इसी तरह हमें ये काम करना है और मिलकर करना है। और 11,000 पेड़ पौधे इसलिए ताकि जो पेड़ हम लगा रहे हैं उनको संभाल भी सकें और जो लगे हुए हैं उनको भी बचा सकें, क्योंकि सिर्फ लगाना हमारी मुहिम नहीं है, बचाना हमारी मुहिम है। दूसरी तरह मैं बात करूँ, जब आप ऐसे से एडवोकेट हो और जो पढ़ाई भी लंदन से की और साफ तौर पर दिल्ली में पली पड़ी हो, एसी में ऐशो आराम की ज़िंदगी भी व्यक्त की, तो आपने ये समाज सेवा का प्रेरणा कहाँ से लिया? क्योंकि आपको पता है कि जब आदमी एसी में बैठ जाता है तो स्लो हो जाता है, यानी कि जो सोचता है कि ऐशो आराम की मैं ज़िंदगी जीऊँ, लेकिन फिर भी आप गाँव में आके और लोगों को जागरूक कर रहे हैं। तो ये मिशन थोड़ा सा समझना चाहते हैं कि कैसे जज्बा कैसे पैदा हुआ? जी, बचपन से ही मेरे अंदर जनसेवा का भाव रहा है जी। मुझे लगता है कि मेरे जीवन का मकसद ही समाज सेवा है जी। तो जब भी समाज में कोई भी, बचपन की बात बता रही हूँ, जब भी लगता था कि कुछ गलत हो रहा है जी, तो उसके खिलाफ आवाज़ उठाना मैं अपनी जिम्मेदारी समझती थी और समझती हूँ। और उसी के तहत मैंने शिक्षा को अपना शस्त्र बनाकर जनहित याचिकाएँ लगानी शुरू करी। अपने स्वतंत्रता सेनानियों से प्रेरणा लेकर उनके पच्चीनों पर चलना शुरू किया। जब ये जाना कि जो हमारे स्वतंत्रता सेनानी थे, जिन्होंने हमारे देश को आकार दिया है, जिन्होंने संविधान दिया है, जो हमारे पहले राष्ट्रपति थे, वो ज़्यादातर लोग जो थे वो वकील थे। और जब वकील जो होता है उसको संविधान पढ़ाया जाता है तो उसको उसके हक, अधिकार, कर्तव्य सब बताए जाते हैं, एक पद की गरिमा बताई जाती है। तो उसी के तहत मैंने वकालत की पढ़ाई करी। और जब मैं इधर मेरी शादी हुई तब मैंने ये जाना कि लोगों की बहुत जो ज़रूरतें हैं, जो समस्याएं हैं, वो सारे सरकारी महकमों से रिलेटेड हैं। तब प्रण लिया कि बिल्कुल चुनाव लड़ूंगी और उनकी आवाज़ उठाऊंगी। दूसरा मैं बताऊं कि जब आपसे बातचीत की तो आप विकलांग जो संस्था है उससे भी जुड़ी हुई हो, जो हमारे माननीय प्रधानमंत्री ने 2014 में नारा दिया था कि विकलांग को दिव्यांग बोलो। नाम का भी अच्छा था कि उन्होंने बड़े इज्जत के साथ ये नाम दिया जाता है, लेकिन उनकी जो समस्या है वो तस्कीमस है। मैं बात करूँ अपने ही शहर की बात करूँ, लघु शौचालय के आगे भी आपको पता है दिव्यांगों ने धरना प्रदर्शन किया। पहले हमारे पूर्व डिप्टी सीएम है दुष्यंत चौटाला, उसकी कोठी पर धरना प्रदर्शन किया। तो कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है कि जो आपका जो मिशन है दिव्यांगों के प्रति, जो आपकी ललक है काम करने की, जो आप आगे बढ़ते जा रहे हो, उसमें कितनी कामयाबी मिल रही है? जी, कहने को आप कुछ भी कह लो जी, जो सम्मान होता है, जो प्रेम प्यार होता है वो दिल से होता है। आप विकलांग कहो या दिव्यांग कहो, ये ज़रूरी है कि उनको समानता के अधिकार मिले, उनको सोसाइटी में एक्सेप्ट किया जाए, उनके जो हक हैं परसेंटेज के हिसाब से नापे तोले जाए। कि अगर किसी की टांग नहीं है तो उसका परमानेंट आईडी काट दिया जाए कि ये 50% है या 70% है। इस तरीके से काम नहीं होता। अगर कोई विकलांग है, उसको कोई डिसेबिलिटी है, तो फिर उनको वो हक मिलने चाहिए जो बाकी सबको मिल रहे हैं। दूसरी तौर पर आप अभी जब से हरियाणा की आती है तो आपको पता है कि खेती प्रधान हमारा हरियाणा रहा है, ठीक है। हरित क्रांति की शुरुआत भी इधर से ही हुई। और आपको पता है कि किसान आज बात करूँ तो 10 साल से अपने हकों को लेकर परेशान है, चाहे एमएसपी हो और चाहे किसी तरह की उसको फैसिलिटी लेनी हो तो धरना करना पड़ता है। क्योंकि मैं इसे आपको धरने से इसलिए भी जोड़ना चाहता हूँ कि 13 महीने आपको पता है कि किसानों ने टिकरी बॉर्डर पे, यानी एक तरफ आपका ससुराल है, एक तरफ आपका मायका है,
वहाँ पे भी धरना प्रदर्शन चला और हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी ने बाद में बोला कि मेरी गलती होगी। उसके बाद कल ही आपसे भी बातचीत हुई, वहाँ पे आपके मनोहर लाल खट्टर जी की मतलब बोलते हैं कि तानाशाही रवैया के कारण 505 दिन आपके बरवाला हल्के में किसान धरने में बैठे रहे। उसके बारे में आपके जब पूछा लोगों ने कि आपने बड़ी लोगों का साथ दिया और उनको हक दिलाया, तो कहीं ना कहीं ऐसे लग रहा है कि आप इन किसानों को हकों को दिला पाओगी। मैं डेफिनेटली अपने सभी किसान भाइयों के साथ हूँ। जब उन्होंने एमएसपी की लड़ाई लड़ी थी तब भी उनके साथ थी, जब वो अपने मुआवजे की लड़ाई लड़ रहे थे क्योंकि उनकी फसलें ख़राब हो गई थी, उनके इंश्योरेंस के जो पैसे थे वो उनको नहीं मिल रहे थे, तब भी मैं उनके साथ थी और आगे भी अगर उनको मेरी कभी भी ज़रूरत पड़ी तो मैं उनके साथ रहूँगी। क्योंकि अभी जो हालात हैं उसमें यह है कि लोग अपने आप को बेचारा समझने लग जाते हैं, वो हालात से अपने आप को ढाल लेते हैं। लेकिन मैं उनमें सबसे पहले यही जागरूकता फैलाना चाहती हूँ कि अगर हम सही हैं, अगर हमारे हक हैं तो उसके खिलाफ आवाज़ उठाना भी हमारा कर्तव्य है। तो उनकी वो आवाज़ मैं बनना चाहती हूँ, उनके अंदर वो अवेयरनेस लाना चाहती हूँ कि अपने हक मांगना कोई गलत बात नहीं है। दूसरी तरफ जब आज मनरेगा से कर्मचारी सब लगातार मिलती रहती हो, आपको पता है कि आप एजुकेटेड हो, साफ तौर पर अभी भी हमारा जो मैं बोलता हूँ कि मुंह ढक के रहते हैं देसी भाषा में बोले, तो इस प्रथा को भी हमें अंत करना पड़ेगा। साथ में रोजगार को लेकर मनरेगा ने सिर्फ 100 दिन का रोजगार है और वो भी 380 रुपये दिहाड़ी है। आपको भी पता है कि काम कैसा है कि छोटा मोटा काम गलियों सफाई कराना, लेकिन यदि आज आपके कारण सरपंच साहब लोगों ने जो निर्णय लिया है कि हम भी पौधे लगाएंगे, तो ये भी एक बड़ा इनिशिएटिव है। तो आने वाले समय में जो मनरेगा के कर्मचारी उनके बारे में किस तरह की रणनीति रहेगी? जी, जैसा आपने बोला कि जो घूंघट प्रथा है उसको हटाना है, तो हम कोई भी प्रथा को हटा नहीं सकते, वो हमारा अधिकार नहीं है। हमारे जो संस्कार हैं, जो कल्चर है, उसको बना के रखना चाहिए। टाइम के साथ, अवेयरनेस के साथ, अपने जब हमारे वक्त के साथ बदलेंगे तो अपने आप ये चीज़ें कम होती रहेंगी। पहले सती प्रथा थी, लोगों ने उसके जो इवल्स हैं उनको पहचाना, उसके बाद उसको हटाया, उसका विरोध भी किया। वैसे ही समय के साथ डेवलपमेंट सही रहती है, किसी पे हम अपनी जो सोच है वो थोप नहीं सकते। तो जब लोगों को सही लगेगा तो ये प्रथा भी हट जाएगी, नहीं लगेगा तो ये बनाए रखेंगे। ये लोगों का विचार है। जी, मेरा अंतिम प्रश्न ये कि आने अभी लगातार आप क्षेत्र में हो हरियाणा के, और साफ तौर पर कृषि प्रधान क्षेत्र जो बरवाला का एरिया आता है, तो आपने उन किसानों या उस क्षेत्र के अंदर ऐसी कौन कौन सी समस्याएं महसूस की कि जब आप को यदि मौका मिलता है विधायक बन के जनता की सेवा करने का, तो उसमें सबसे मेन प्रायोरिटी वो रहेगी ये चीज़ें सबसे पहले हो ताकि आने वाले समय में समाज का भला हो सके? सबसे पहले तो मैं जो हमारी मूलभूत ज़रूरतें हैं उनके लिए एक साथ उन सभी विभागों को एक्टिवेट करना चाहूँगी कि वहाँ पे जो जैसे सफाई, बिजली, पानी, सड़क, स्वास्थ्य अवस्था, शिक्षा अवस्था, इन सारी चीज़ों को सामान्य तरीके से पहले तो मेरे हल्के के सभी गाँवों में और वार्डों में पहुँचाया जाए और उसके बाद हम जनसभा के तौर पे अपना गवर्नेंस मॉडल रखेंगे। जो गांव के लोगों को अपनी समस्याएं पता है वो और किसी को नहीं पता, तो उन्हीं से उनकी समस्याएं पूछी जाएंगी, जनसभा पे ही सॉल्यूशंस लिए जाएंगे और जो भी अच्छा समाधान होगा वो लागू किया जाएगा। मेरा अंतिम प्रश्न ये है कि राजनीति में आपको पता है कि हर तरह की धोखाधड़ी हो, हर तरह के दावपेच खेले जाते हैं, हर तरह के आदमी हैं, किस तरह से किसको किस जात के अंदर बांटा जाए उसको भी आपको अच्छी तरह पता है क्योंकि संविधान तो आपने पढ़ा। तो आने वाले समय में क्या आप साफ सुथरी राजनीति करोगे या फिर इन्हीं धुरंधरों में मिल जाओगे? जी, बदलाव के लिए ही ये कदम उठाया कि राजनीति में जाना है और जन सेवा की पहली सीढ़ी राजनीति है। जो राजनीति का नाम बिगाड़ रखा है, जो इसको गलत कहते हैं, जो ये साम दाम दंड भेद करके लोगों को लड़ा के उनके हक मार के अपनी जेबें भरते हैं, उन्हीं के खिलाफ राजनीति में खड़ा होना है। क्योंकि जब तक वही पद अधिकार नहीं मिलेगा तब तक वो ताकत कम रहेगी और जनता का शासन है, अगर जनता का साथ रहा तो उनके खिलाफ भी आवाज़ ज़रूर उठाऊंगी। बहुत बहुत धन्यवाद जी। तो आज हमारे साथ थी संजना सातरोज, साफ तौर पर उन्होंने बताया कि आने वाले समय मिशन और विजन बड़ा साफ है कि जनता की सेवा करना है और आने वाले समय में जो राजनीति है उसकी दशा और दिशा हमें बदलनी है और उसी को लेकर संजना सातरोज आगे बढ़ रही है। तो आने वाले समय में देखते हैं कि कितना बदलाव होता है हरियाणा के अंदर और बरवाला की जनता क्या संजना सातरोज को चुनेगी, ये भी देखना बाकी है। बने रहे एक्टिव इंडिया के साथ, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।